टॉपिक कंटिन्यू करूँ अपन। काल आपण बघितलं होतं प्रिपरेशन वगैरे पाहिलं होतं। इंडिगो डायचं प्रिपरेशन बघितलं होतं। यस सर। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन हमने कौन से बेसिस पे किया हुआ है? क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर में हमने 7 टाइप देखे थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में हमने कितने टाइप देखे थे? 7 टाइप। 7 टाइप्स। हाँ, नाइट्रो डाई, एजो डाई, ट्राइफिनिल मीथेन डाई, एथिलीन डाई, इंडिगो एंड थायोइंडिगोइड डाई। बाद में हमने थायोइंडिगोइड डाई का प्रिपरेशन वगैरह भी देखा है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना अभी एंथ्राकिनोन डाई। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ one of the type of dye, anthraquinone dye. Now this heading indicate itself what should be their skeleton. anthraquinone dye का जो हेडिंग दिया है यहाँ पे, इसको एंथ्राकिनोन डाई क्यों कहते हैं? तो ये हेडिंग क्या बताता है कि इसमें कौन सा स्केलेटन चाहिए? ऑब्वियसली एंथ्राकिनोन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये एंथ्राकिनोन का स्ट्रक्चर मैंने निकाला है। एंथ्राकिनोन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो एंथ्रासीन से बनता है, जो एंथ्रासीन से बनता है, जिसका मिडल जो बेंजीन रिंग रहता है उसको 2 कार्बोनिल ग्रुप रहते हैं अपोजिट साइड में, यानी कि पैरा पोजिशन पे। सो दिस डाई इंक्लूड हाइड्रोक्सिल और अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्राकिनोन। दिस डाई इंक्लूड हाइड्रोक्सिल और अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्राकिनोन। एक तो उसको NH2, NH, NHR ऐसे ग्रुप रहेंगे या फिर OH ग्रुप रहेंगे, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंथ्राकिनोन डाई में, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा रहेगा? एंथ्राकिनोन का रहेगा। भले ही कोई भी ऑक्सोक्रोम उसको अटैच हो सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि दिस इंक्लूड हाइड्रोक्सिल और अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्राकिनोन। पैराक्विनोइड chromophore is present in this anthracene type dye. पैराक्विनोइड क्रोमोफोर। तो यहाँ पे देखिए आप, क्विनोइड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दोनों भी कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्विनोन तैयार हुआ है, उसका पैरा पोजीशन पे है, दोनों भी कार्बोनिल ग्रुप। इसको कहते हैं पैराक्विनोइड। इसको क्या कहते हैं? पैराक्विनोइड क्रोमोफोर। तो पैराक्विनोइड chromophore is present in this anthracene type dye, right? And basic skeleton is showing on your screen. The basic skeleton always contain anthraquinone, right? Now the example of this class is alizarin. Alizarin is the typical anthraquinone dye. Alizarin is the typical anthraquinone dye. तो एंथ्राकिनोन डाई का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो समझा कि आपको एक ऐसा डाई जिसमें बेसिक स्केलेटन किसका रहेगा? एंथ्राकिनोन का रहेगा, और उसमें क्रोमोफोर कौन सा प्रेजेंट रहेगा? पैराक्विनोइड। पैराक्विनोइड इज द क्रोमोफोर प्रेजेंट। और ऑक्सोक्रोम ऑक्सोक्रोम रह सकते हैं उसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH अमीन ग्रुप, अल्किल अमीन ग्रुप एक्सेट्रा। एंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डाई इज alizarin. Alizarin is the typical anthraquinone dye, right? Yes sir. Now we see the example here, alizarin. तो alizarin का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है ये स्केलेटन का पार्ट है, यानी कि किसका पार्ट है? ये एंथ्राकिनोन का पार्ट है, बराबर है। और उस 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या होगा? ये क्या हुआ? हाइड्रोक्सी
derivative of anthraquinone, hydroxy derivative of anthraquinone is called as alizarin. Is called as alizarin. It was obtained from roots of madder plants. कहाँ से मिलता है ये? Roots of madder plant, and now it is produced commercially also. तो लेबोरेटरी में भी इसको जनरली प्रिपेयर किया जाता है. सिंथेटिक, अब ये सिंथेटिक प्रोडक्ट भी है, उसको कमर्शियली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है. And the typical structure of alizarin is given on your screen, right? There is a skeleton of anthraquinone and 2-hydroxyl group on the adjacent carbon atom. So this is the structure of alizarin, right? And alizarin is the example of anthraquinone dye. Anthraquinone dye. Okay. Okay. Moving to next slide. प्रिपरेशन, एलिजरिन प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो इसके 3 स्टेप है प्रिपेयर करने के लिए. एलिजरिन कैन बी प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन. तो सबसे पहले हमको तो एंथ्राक्विनोन बनाना पड़ेगा. बाद में जो एंथ्राक्विनोन बना है उसका हमें सल्फोनेशन करना है. दैट इज सेकंड स्टेप इज सल्फोनेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन. एंड थर्ड स्टेप इज that conversion of sulfonated anthraquinone into alizarin. तो जो कुछ SO3H ग्रुप है जो आफ्टर सल्फोनेशन बना है, वो SO3H ग्रुप को हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है. दैट इज कन्वर्शन ऑफ 2-anthraquinone सल्फोनिक एसिड इनटू alizarin. तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन. तो एंथ्राक्विनोन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको थैलिक अनहाइड्राइड रिएक्शन करना पड़ता है बेंजीन के साथ. व्हेन थैलिक अनहाइड्राइड इज ट्रीटेड विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3, द प्रोडक्ट इज और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड. द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड. अब ये ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड बनता कैसे है? सुना आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. हाँ, तो अब ये AlCl3 जो हमने रिएजेंट यूज किया है उसका काम क्या है? AlCl3 अगर आप देखोगे तो जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहते हैं. ये कौन से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. तो थैलिक अनहाइड्राइड का ये जो ऑक्सीजन है, माउस का पॉइंटर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या रहेंगे? लोन पेयर. ऑब्वियसली ये लोन पेयर देगा वो एल्यूमिनियम पे, बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एक्ट एज अ लेविज, क्या बताओ? लेविज एसिड. वो लेविज एसिड करके एक्ट होता है AlCl3 और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से. अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑक्सीजन जो कुछ बॉन्डिंग पेयर है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. इलेक्ट्रॉन का पूरा जो क्लाउड है ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा. तो जो कार्बोनिल का कार्बन है, ये वाला, ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? नाउ द इलेक्ट्रॉन which are present in the double bond of benzene ring is attack via carbon atom on this carbon. बराबर है ना? ये कार्बन पे अटैक होगा और ये वाला कार्बन जो थैलिक अनहाइड्राइड का है और बेंजीन रिंग का एक कार्बन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा. तो एनोटेशन से अगर मैं बताता हूँ आपको तो 1 सेकेंड. हेलो, वॉइस Yes, sir. कर दीजिए अगर कोई. Yes, sir. हाँ, सिर्फ अगर रिप्लाई दे रहे हो आप तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बात कर रहे हो तो वॉइस म्यूट कर दीजिए आपका. रिप्लाई देने के लिए ठीक है. ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये कार्बन, ये बेंजीन सबसे पहले ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा एल्यूमिनियम को.
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हेन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये कार्बन भी क्या बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के डबल बॉन्ड में, ये अटैक करेंगे अभी ये कार्बन पे, बराबर है। और जब Yes, sir. बेंजीन इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे वाया कार्बन, तो ये बॉन्ड ओपन होके ऑक्सीजन पे ऊपर क्लाउड तैयार हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का वापस आएगा और फिर से बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ गए आपको? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो जो Yes, sir. बेंजीन रिंग का कार्बन है वो ये कार्बन को अटैच हो गया और यहाँ बना COOH। तो यहाँ पे क्या बन गया, COOH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, वो यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया है। तो समझ में आया क्या? Yes, sir. यस ओके ओके। तो अपना बना ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। अब ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड का हम डिहाइड्रेशन अगर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी गेट एंथ्राकिनॉन। तो ऑब्वियसली यहाँ का OH, यहाँ पे OH बना है ना, COOH। तो फिर से बेंजीन लेयर, बेंजीन में जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन की, वो फिर से ये कार्बन पे अटैक करेगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे COOH है। यहाँ पे देखिए, तो ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा। इस तरह से ये वाले कार्बन पे, बराबर है। फिर से C डबल बॉन्ड O का ग्रुप जो क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन पे ओवरलैप होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ओपन होगा। और जब वो फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये OH एक हाइड्रोजन के साथ, H2SO4 के एक हाइड्रोजन के साथ एज ए H2O करके निकल जाएगा। और ये बेंजीन का कार्बन और ये वाला कार्बन यहाँ से फिर से एक बॉन्ड बनेगा इस तरह से। समझ रहा है? तो इस तरह Yes. से जो बनेगा वो क्या बन रहा है अभी, एंथ्राकिनॉन बन रहा है। तो अपना पहला स्टेप में क्या बनाया हमने, एंथ्राकिनॉन बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है सल्फोनेशन ऑफ एंथ्राकिनॉन। वेरी सिंपल स्टेप। एंथ्राकिनॉन अगर आपका बनता है तो उसको सिर्फ फ्यूमिंग H2SO4 के साथ आपको 160 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करना है, ठीक है, हीट करना है। तो 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद जो कुछ मिलेगा वो रहेगा एंथ्राकिनॉन सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, उसका सल्फोनेशन हो जाएगा। तो हम उसको कहेंगे एंथ्राकिनॉन सल्फोनिक एसिड। तो दो स्टेप देखे फिलहाल हमने। पहले स्टेप में हमने एंथ्राकिनॉन बनाया by taking phthalic anhydride and benzene in presence of AlCl3, and in second step we sulfonated the anthraquinone. Now next step is conversion of, that is third step is conversion of 2-anthraquinone sulfonic acid into alizarin. तो उसके लिए क्या करना है हमने, सिंपल उसका जो रिएक्शन है, एक मिनट में ये इरेज कर लेता हूं। अब ये जो रिएजेंट है उसमें हमने सिर्फ NaOH डालना है। NaOH डालने के बाद जो कुछ एसिडिक ग्रुप है SO3H ग्रुप निकल के उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा आफ्टर रिएक्शन विथ अल्कली। तो SO3H ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू OH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे तैयार होगा और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी तैयार होगा। इसकी भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, राइट। तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये पोजीशन पे लगने के बाद जो कुछ बना प्रोडक्ट उसको कहते हैं हम एलिजरीन। उसको क्या कहेंगे, एलिजरीन। Aliza. ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने सॉरी
सबसे पहले स्टेप में हमने क्या बनाया, एंथ्राक्विनोन बनाया। क्या लेके बनाया एंथ्राक्विनोन, सैलिक अनहाइड्राइड और सैलिक बेंजीन। एसिड एंड और बेंजीन। बेंजीन। हाँ, और सेकेंड स्टेप में उसका सल्फोनेशन किया एंथ्राक्विनोन का, और थर्ड स्टेप में हमने वहां पे SO3H निकाल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया। दैट इज कन्वर्शन ऑफ 2 एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड इनटू एलिसरीन। ठीक है, और एलिसरीन ये जो डाई है, यहाँ पे आपको क्रोमोफोर पता है कौन से हैं? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये क्या है, या फिर यह कंप्लीट यूनिट क्या है, क्रोमोफोर करके एक्ट होता है, और जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑक्सोक्रोम करके एक्ट होते हैं, राइट? क्रोमोफोर एज वेल एज ऑक्सोक्रोम। Yeah, this is the preparation of alizarin. This is the preparation of alizarin. Now move towards the next slide, that is the properties and uses. अब हमने उसका प्रिपरेशन देख लिया, समझ में आया आपको प्रिपरेशन? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो आप 2-3 बार इसको देख सकते हैं, और देखने के बाद भी अगर नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखते हैं। तो पहला उसका प्रॉपर्टीज है, इट फॉर्म रूबी रेड क्रिस्टल। इट फॉर्म्स रूबी रेड क्रिस्टल्स, मेल्टिंग पॉइंट इज 290 डिग्री सेल्सियस, 290 डिग्री सेल्सियस। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। जो डाई है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में, अल्कोहल में, एज वेल एज ईथर में। वाटर में भी सोल्यूबल है, अल्कोहल में भी, और ईथर में भी ये सोल्यूबल है। क्या? एलिन। इट डिसॉल्व इन अल्कलाइन टू गिव वायलेट और पर्पल कलर सॉल्ट कॉल्ड एज एलिजरेट। अल्कली में ये वायलेट कलर और पर्पल कलर देता है, वायलेट और पर्पल कलर का साल्ट देता है, उसको एलिजरेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एलिजरेट। इट सबलाइम ऑन हीटिंग। अब ये अगर एलिजरीन को हमने हीट कर दिया तो ये सबलाइम होता है। सबलाइम यानी सॉफ्ट होता है। सबलाइम का मीनिंग क्या है? ये सॉफ्ट आ जाता है हीटिंग के बाद। इट इज मॉडर्न डाई, दैट इज। अब ये जो 5th सेंटेंस है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, समझ लीजिए, इसको अपने को आगे भी पढ़ना है। इट इज मॉडाई, दैट इज इट फॉर्म्स कलर्ड साल्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ सबसे पहले ये तो साल्ट बनाता है एलिजरीन, और बाद में फाइबर पे लगता है। ठीक है। इट फॉर्म्स ए रेड लेक विथ एल्यूमिनियम एंड वॉयलेट ब्लैक लेक विथ आयरन। रेड लेक किसके साथ बनाएगा? रेड लेक यानी डार्क रेड कलर, लेक यानी क्या? तालाब, राइट? यहाँ पे तालाब हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेक का जो मीनिंग है यहाँ पे डार्क कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो इट फॉर्म्स डार्क कलर विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वायलेट ब्लैक कलर विथ फेरस ऑक्साइड, दैट इज आयरन। एलिजरीन इज यूज्ड टू डाई कॉटन एंड वूल। तो ये किसके किसके लिए स्पेशली यूज होता है? कॉटन और वूल के लिए। इट इज यूज एज अ पर्गेटिव इन मेडिसिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्गेटिव? टू मेक प्युअर, टू मेक प्युअर, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण करण्याकरिता याचा उपयोग केला जाते हैं। इट इज यूज एज अ पर्गेटिव इन मेडिसिन। तो जो कुछ मेडिसिन में कंपाउंड वगैरह रहते हैं, उनको प्योर फॉर्म में करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ पर्गेटिव इन मेडिसिन। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक। जो कुछ भी प्रिंटिंग प्रेस में इंक वगैरह यूज की जाती है, वो इंक बनाने के लिए हम एलिजरीन का यूज करते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सिंपल यूजेस है। 5th यूज ध्यान में रखिए, इट इज मॉडर्न डाई, दैट इज इट फॉर्म्स, यहाँ पे मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न है। इट इज अ मॉडर्न डाई। मॉडर्न डाई इसका मतलब फिक्सेटिव करके इसका यूज होता है, डाई फिक्सेटिव, राइट? Yes. That's why it is says it is a mordant dye
दैट इज इट फॉर्म कलर साल्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कलर बनाएगा और बाद में वो फाइबर को कलर करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग Yes. टॉवर्ड्स नेक्स्ट। तो ये था आपका एंथ्राकिनॉन डाई। और सबसे लास्ट वाला टॉपिक है आपको मिसलेनियस डाई। उसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दिए है, उसके सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उनका इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सिलेबस में आपको नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डाई का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर था, केमिकल Structure. स्ट्रक्चर। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो डाई कहाँ कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं उसके ऊपर से उसको क्लासिफाई किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन द डाई आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट डाई और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सटेंटिव डाई। Second is indirect or also called as adjective or also called as modern die. आया वर्ड आया यहाँ पे मॉडर्न। Yes, sir. तो देखेंगे हम क्या है उसको। देन थर्ड टाइप इज इनग्रेन डाई, फोर्थ इज वेट डाई एंड फिफ्थ इज डिस्पर्स डाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव डाई। डिस्पर्स डाई, फिफ्थ इज डिस्पर्स डाई ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव डाई। Reactive तो die. बेस्ड ऑन इस एप्लीकेशन ऐसे 5 उसके टाइप है, हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट डाई किसको कहते हैं। जो डायरेक्ट कलर देता है, कपड़े को जो डायरेक्ट कलर देगा वो डायरेक्ट डाई। सीधा सीधा समझ लो, माइंड में ये डाल लो कि कपड़े को जो डायरेक्ट कलर देगा वो क्या हो गया, डायरेक्ट Direct डाई। die. हाँ, तो दिस टाइप ऑफ डाई कैन बी अप्लाइड टू अ फैब्रिक बाय डायरेक्ट इमर्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द डाई। डाई का सॉल्यूशन बना लीजिए, पानी में डाल के उसको कलर वाटर बनेगा और उसमें कपड़े डाल दीजिए। तो जो डाई है सॉल्यूशन फॉर्म में वो सीधा कपड़े के ऊपर चिपक जाएगा, इसलिए उसको डायरेक्ट डाई कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डाई कैन बी अप्लाइड टू अ फैब्रिक बाय डायरेक्ट इमर्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द डाई। This can be carried out in a neutral or slightly alkaline dye solution. This can be carried out in neutral or slightly alkaline dye solution. तो जो डाई का जो solution रहता है वो तो एक तो न्यूट्रल रहेगा या फिर स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा। ठीक है, इट कैन एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम। OH रह सकता है, NH रह सकता है, SO3H रह सकता है, एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम रह सकते हैं उसमें। This dye is polar in nature. This dye used on cotton, paper, leather, wool, silk, and nylon. तो wool, silk, nylon, leather, paper, cotton पे ये डाई यूज किया जाता है। स्पेशली ये डाई यूज करते हैं wool and silk के लिए। लोकर रहती है ना, और सिल्क का कपड़ा, उसके लिए वो जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. one of the best example of this dye is Martius yellow. It is a direct dye which has an acidic OH group which can be react with basic NH2 group of wool or silk. तो देखिए wool या सिल्क में जो NH2 ग्रुप यानी कि फाइबर में जो NH2 ग्रुप रहेगा उसके साथ ये मल्टीएस येलो दैट इज डायरेक्ट डाई का OH ग्रुप रिएक्ट होता है। समझ में आया ना, OH एसिडिक है और ये जो है NH2 जो कपड़े में है वो बेसिक है। तो OH डाई का और NH2 फाइबर का। तो जैसे ही हमने फाइबर डाई में डाल तो OH और NH2 के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो नीचे दी हुई है। देखिए फाइबर NH2 प्लस OH डाई gives you direct bonding fiber NH3 positive O डाई। तो ये जो है यहाँ से ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है। सिंपल रिएक्शन फॉर्मेट में बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो डाई कौन से दो ग्रुप में रिएक्शन होता है, तो
तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, यानी कि ये जो मल्टीएस येलो है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कपड़े में जो प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, ये दोनों में रिएक्शन होगी और डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी। आ गया ध्यान में? इसलिए उसको हम डायरेक्ट डाई कहते हैं। यस सर। ठीक है। अब इनडायरेक्ट और मॉर्डेंट डाई किसको कहते हैं? अब ऑब्वियसली फाइबर और डाई के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग तो होगा नहीं यहाँ पे, तो कोई तो भी एक ऐसा मीडिएटर चाहिए हमको जो दोनों का बॉन्डिंग करवा सके। तो जनरली ऐसे डाई जो रहते हैं जिनको मीडिएटर चाहिए रहता है, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट और मॉर्डेंट डाई। इनडायरेक्ट और मॉर्डेंट डाई। तो मीडिएटर कौन सा है? देखिए यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ डाई आर अप्लाइड ऑन फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ साल्ट। तो किसका यूज करते हैं? ये साल्ट का यूज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, क्रोमियम के एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यूज किए जाते हैं एज अ साल्ट करके, और ये ऑक्साइड का यूज करके एक डाई कपड़े के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। दिस साल्ट आर कॉल्ड एज मॉर्डेंट। दिस साल्ट कॉल्ड एज मॉर्डेंट। और मॉर्डेंट का सही मतलब क्या है? डाई फिक्सेटिव। डाई फिक्सेटिव। आई बात ध्यान में? यस सर। हाँ। सो फाइबर इज द फर्स्ट ट्रीटेड विथ मॉर्डेंट। तो सबसे पहले फाइबर को किससे ट्रीट किया जाता है? मॉर्डेंट के साथ। एंड देन विथ डाई सॉल्यूशन। सबसे पहले फाइबर किसके साथ ट्रीट किया जाता है? मॉर्डेंट के साथ, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और क्रोमियम के साथ। सबसे पहले फाइबर किसके साथ ट्रीट होगा? ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम और एल्यूमिनियम, दैट इज मॉर्डेंट के साथ, और बाद में फिर वो डाई के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है। मॉर्डेंट फॉर्म एन insoluble fiber is first treated with mordant and then with dye solution. Mordant form an insoluble coordination complex between fiber and the dye and binds the two. ये दोनों को भी वो क्या करता है? बाइंड करता है। Insoluble complex compound appear in the form of leg that are hold fast while washing. तो ये जो मॉर्डेंट क्या करता है कि जो कुछ डाई है वो फैब्रिक पे फास्टली होल्ड करता है, इसलिए कि जब अगर हम वॉशिंग या वो लाइट के इसमें आए तो वो निकल ना सके, तो फास्टली होल्ड करके रखता है। डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से समझेगा तो एलिजरीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न डाई। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये फाइबर है, ये अपना कपड़ा है, राइट? यस। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, वहां पे क्रोमियम बताया है, यहाँ पे हमने फेरस की ऑक्साइड ली है। तो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्साइड्स ऑफ फेरस प्लस फाइबर, तो ये बना मॉर्डेंट। ये है फाइबर, ये है मॉर्डेंट, और ये दोनों के बीच में पहले बॉन्डिंग होता है और बाद में वो डाई में डाला जाता है, डाई के सॉल्यूशन में। तो ये है डाई। ये क्या है? डाई है। समझ में आया आपको अभी? यस सर। तो ये फाइबर है, एरो से दिखाया हुआ है आपको, ये मॉर्डेंट है, और ये डाई। मॉर्डेंट इज नथिंग बट डाई फिक्सेटिव, दैट इज अ साल्ट विच अदर फाइबर एंड डाई टू ईच अदर। ठीक है। यस सर। ओके। डायग्राम समझे आपको? अगर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड रहते हैं तो रेड कलर्ड लेग बनता है, और अगर फेरस के रहे तो ब्लैक वायलेट लेग बनता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्रोमियम का जो मॉडर्न है वो इस तरह से दिखता है, और कॉपर का जो मॉडर्न है वो इस तरह से रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है, क्रोमियम का, कॉपर का। ठीक है। तो ये हुआ अपना इनडायरेक्ट डाई के बारे में। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर।
तो ये था अपना पहला टाइप जो एप्लीकेशन पे बेस्ड था। कैसा लगता है वो, डायरेक्ट लगता है या इनडायरेक्ट लगता है? पहले तो हमने डायरेक्ट देखा है कि जैसे वो डायरेक्ट क्लॉथ पे अटैच हो जाता है, उसको कोई फिक्सेटिव नहीं चाहिए। दूसरा देखा हमने इनडायरेक्ट डाई, उसको एडजेक्टिव या मॉडर्न डाई भी कहते हैं। तो उसको मॉडर्न डाई क्यों कहते हैं? वहां पे फिक्सेटिव की जरूरत रहती है इसलिए, ठीक है। अब थर्ड टाइप है उसमें इनग्रेन डाई। इनग्रेन डाई, उसको एजोइक डाई भी कहते हैं। और थर्ड टाइप इज इनग्रेन डाई। These are also called as developed dye because chemical reaction resulting in dye formation takes place within the fabric itself, that is dye developed in the fabric. अब ये क्या करता है कि डाई रहता है, डाई सबसे पहले सॉल्यूशन रहता है डाई का, वो उसको हमने डाई एजोटाइज करना होता है। उसको हमने क्या करना होता है? वो डाई के सॉल्यूशन को डायजोटाइज करना होता है। और दूसरे पॉट में फाइबर विथ बीटा नेप्थॉल, फाइबर विथ बीटा नेप्थॉल। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये कपड़ा है। ये क्या है? कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पे बीटा नेप्थॉल है और यहाँ पे एनिलीन। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सपोज एनिलीन ले लेंगे। तो सबसे पहले एनिलीन का डायजोटाइजेशन किया जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव तैयार होगा, ठीक है। बाद में ये जो क्लॉथ है, ये बीटा नेप्थॉल में भिगो के रखना होगा हमको। बीटा नेप्थॉल में क्लॉथ को भिगो के रखना होगा और वो भिगा हुआ क्लॉथ हमें फिर ये डायएजोटाइज एनिलीन में डालना होगा और तब जाके ये बीटा नेप्थॉल और एनिलीन के बीच में एक बॉन्डिंग तैयार होगी जिसमें N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप रहेगा। तो ये जो बॉन्डिंग बनेगी ये बाहर नहीं बन रही है, या फिर ये डाई जो बन रहा है बीटा नेप्थॉल और एनिलीन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है या डाई बन रहा है, ये बाहर नहीं बन रहा है, वो कपड़े के अंदर बन रहा है। बराबर है? हेलो यस हेलो, हाँ। तो ये कपड़े के रेशे के अंदर बन रहा है, इसलिए उसको इनग्रेन डाई कहते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? इनग्रेन डाई। अब देखिए, अब पढ़ता हूं मैं। These are also called as developed dye because chemical reaction resulting in dye formation takes place within the fabric itself, that is dye developed in the fabric. तो ये जो डाई आपको कपड़े के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा, ये डाई है, लेकिन बना कैसे है? ये बीटा नेप्थॉल, ये एनिलीन जब रिएक्ट हुए हैं तब बना है। और ये रिएक्ट हुए कहाँ पे हैं? कपड़े के अंदर हुए हैं। बराबर है ना? इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमने डायरेक्ट डाई का सॉल्यूशन बनाया और उसमें फाइबर डाल दिया तो कलर आ गया। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है कि हमको कपड़े को बीटा नेप्थॉल में भिगो के रखना होता है और एनिलीन के सॉल्यूशन में डाल देना पड़ता है। यस सर। हाँ, डायएजोटाइज सॉल्यूशन में। और जो कुछ बॉन्डिंग बनती है वो कपड़े के अंदर बनती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इनग्रेन डाई, also called as azoic dye. Produce quite fast color. ये डाई जो है फास्ट कलर देता है। एजो डाई आर गुड एग्जांपल ऑफ इनग्रेन डाई। तो हमने जो देखा इसके बाद, ये एजो डाई है। इसके बाद वाले स्टेट पे ये जो है ये एजो डाई है। N डबल बॉन्ड N ग्रुप है ना, एजो ग्रुप है ना, तो ऑब्वियसली कौन सा डाई होगा? एजो डाई। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले पीस ऑफ क्लॉथ में बी सॉफ्ट, यानी कि डुबो के रखना पड़ेगा हमको। पीस ऑफ क्लॉथ में बी सॉफ्ट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। बराबर है? ये कपड़ा और ये बीटा नेप्थॉल। तो सबसे पहले हमें कपड़े को बीटा नेप्थॉल में भिगो के रखना होगा और बाद में सुखाना होगा। दिस प्री हीटेड क्लॉथ इज डिप्ड इन कोल्ड सोल्यूशन ऑफ डायएजोटाइज्ड अमीन। डायएजोटाइज्ड अमीन। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए अमीन होगा और अमीन दैट इज NH2 और उसका डायएजोटाइजेशन करने के बाद यहाँ क्या बना? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसलिए उसको कहा जाता है डायएजोटाइज्ड अमीन। These are preheated cloth is dipped in cold solution of diazotized amine. Thus coupling reaction takes place within the fabric itself.
कहाँ पे होगी रिएक्शन? विद इन द फैब्रिक इटसेल्फ। itself. हाँ, एंड दिस डाई इज वाटर सोल्यूबल एंड फास्ट। तो ये थोड़ा सा इंग्रेन डाई के बारे में समझे क्या आप? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्यों इसको इंग्रेन डाई कहा गया है? एक्चुअली होता क्या है कि अभी तक हमने देखे कि जो डाई पहले से ही बना हुआ रहता है और फिर हम उसको डायरेक्टली कपड़े पे लगाते हैं या इनडायरेक्टली बाय यूजिंग फिक्सेटिव और मॉर्डेंट लेके हम उसको कपड़े पे लगाते हैं, फैब्रिक पे लगाते हैं या किसी अदर चीज पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमको कपड़े को भिगो के रखना पड़ता है बीटा नैफ्थॉल में, बराबर है। और कोई भी अमीन रहेगा, अमीन कंटेनिंग कंपाउंड, उसको हमने डायएजोटाइज करना है अलग से, डायएजोटाइज करना है अलग से। और वो जो भिगा हुआ कपड़ा है बीटा नैफ्थॉल में, वो जो कपड़ा भिगा हुआ है बीटा नैफ्थॉल में, उसको ड्राई करके हमें वो डायएजोटाइज अमीन में डाल देना है। अब